मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किस ने रिश्वत लिया और किस किस ने। नमस्कार, रितम का खास प्रोग्राम बड़ी बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। दिनांक 17-18 जुलाई 2023, स्थान बेंगलोर। देश की 26 विपक्ष की पार्टियां इकट्ठी होती हैं और बनाया जाता है एक अलायंस, जिसका नाम रखा जाता है इंडिया, या यूं कहें कि इंडी अलायंस। अलायंस में शामिल सभी पार्टियों का एक ही उद्देश्य है, मोदी सरकार को सत्ता से हटाना। अलायंस का नाम रखने वालों ने बहुत शातिराना अंदाज में देश के अंग्रेजी नाम इंडिया की तर्ज पर अपने अलायंस का नाम रखा था। कारण था कि भारतीयों की देशभक्ति की भावना को प्रयोग कर सके, इंडिया बनाम बीजेपी की बात कर सके। शायद इंडिया बनाम बीजेपी उन्हें सुनने में भी अच्छा लगा होगा। वैसे पक्ष और विपक्ष में गठबंधन बनना कोई नई बात नहीं है। हर चुनावों से पहले नए अलायंस बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन इंडी अलायंस जिन घटकों को लेकर बना है, उनमें मोदी और भाजपा को लेकर नफरत है। उनका सत्ता में किसी भी तरह से वापसी की बेचैनी का एक अलग ही आलम नजर आ रहा है। अलायंस में शामिल घटकों की बात करें तो इसमें आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जनता दल, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, रविंद्रा मुनेत्रा कजगम, राष्ट्रीय जनता दल, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना जो कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे वाली है, विदुथलाई चिरुथाईगल कातची, राष्ट्रीय लोकदल, मारू मलारशी द्रविद्रा मुनेत्रा कचगम, केरल कांग्रेस अपना दल के नेतृत्व में कृष्णा पटेल के नेतृत्व वाला अपना दल, मरिथनेया मक्कल कातची कोनगुनाडू, मक्कल डेसिया कातची, पेजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया इत्यादि। 26 दलों के इस अलायंस के वर्तमान लोकसभा में लगभग 141 सदस्य हैं, जिसमें से 4 पार्टियों के 113 सदस्य हैं, अन्य 10 पार्टियों के 28 सदस्य हैं और बाकी 14 पार्टियों का कोई सदस्य नहीं। आइए अब जरा इस 26 पार्टी के कुनबे के चरित्र और नीति को समझ लेते हैं। इनमें से 7 घटक दल CPIM, SP, CPI, RSP, CPI, ML, फॉरवर्ड ब्लॉक और PWPI या तो लेफ्ट और फार लेफ्ट, या यूं कहें कि कम्युनिस्ट और घोर वामपंथी विचारों के हैं। इस कुनबे के अन्य 7 घटक दलों जैसे MDMK, RJD, आप, JDU, तृणमूल कांग्रेस, DMK और कांग्रेस अपने आप को सेंटर या सेंटर लेफ्ट बोलते हैं। बाकी पार्टियों की विचारधारा या तो भाषाई है या फिर क्षेत्रीय तौर पर बटी हुई है। कम्युनिस्ट विचारों से प्रभावित दलों को शुरू से ही हिंदू धर्म से आपत्ति रही है, क्योंकि जिस सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति की वो बात करते हैं, उसमें उन्हें हिंदू धर्म सबसे बड़ा रोड़ा नजर आता है। इसलिए ये पार्टियां और इनके नेता वो कोई कसर नहीं छोड़ते जिससे हिंदू व्यवस्था को तोड़ा मरोड़ा जाए या छिन्न भिन्न किया जाए, भले ही इसके लिए क्यों ना उन्हें इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना पड़े। ये ठीक उसी तरह से है जैसे पश्चिमी सभ्यता में अत्यंत ईसाई विरोधी हैं। जिस वामपंथ के वामपंथी के पास कोई नैतिक सिद्धांत नहीं है,
वह उस नैतिकता को नष्ट करना चाहेगा जिस पर समाज का निर्माण हुआ है। यही कारण है कि वे पारंपरिक पारिवारिक व्यवस्था को निशाना बनाते हैं। परिवार टूटेगा तो समाज कमजोर होगा और समाज कमजोर होगा तो देश बिखरेगा। ऐसे में उनकी तथाकथित सामाजिक क्रांति को लाने में आसानी होगी। ऐसी सोच रखने वाले कम्युनिस्ट समानता का तो दिखावा करते हैं, पर वे बिना किसी नैतिकता के यौन मुक्ति को प्रोत्साहित करते हैं। वे पारंपरिक त्योहारों और संस्कृतियों का उपहास उड़ाते हैं और उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि समाज का सामाजिक ताना बाना और सिद्धांत जिन पर इसकी स्थापना हुई है और इतने वर्षों तक इसे कायम रखा गया है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। यही कम्युनिस्टों का उद्देश्य है। पश्चिम में वामपंथियों ने ईसाइयों को अपना खलनायक बनाया, उन्हें स्ट्रेट व्हाइट क्रिश्चियन बोलकर अपमानित किया, उसे होमोफोब, जैनोफोब, नस्लवादी, लिंगवादी, स्त्रीद्वेषी और इस्लामोफोब तक कहा। भारत में कम्युनिस्टों ने केवल यहाँ के समाज के अनुसार अनुकूलन किया और हिंदू पुरुषों को अपना खलनायक बनाया और उनका राक्षसीकरण किया। संसार भर में कम्युनिस्ट पार्टियों को लेकर एक और चीज सामने आ रही है और वो है उनका इस्लामिस्टों के साथ गठजोड़। भारत में भी वामपंथी पार्टियां केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इस्लामिक पार्टियों की गोद में बैठी हुई हैं। बात यही खत्म नहीं होती। ये कम्युनिस्ट भारतीय सेना या पुलिस बल पर भी हमला बोलने से नहीं हिचकिचाते। उनके खिलाफ दमन से लेकर बलात्कार तक का आरोप लगाते हैं और तो और भारतीय सैन्य और अर्धसैनिक बलों के जवानों की हत्या का जश्न भी मनाते हैं। वामपंथी राष्ट्र विरोधी रहा है। स्वतंत्रता के युद्ध के समय वामपंथियों ने अपने कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता संघर्ष में भाग ना लेने को कहा, क्योंकि यूएसएसआर और ब्रिटेन उस समय एक साथ खड़े थे। भारतीय वामपंथियों ने पाकिस्तान के बनने के लिए वोटिंग की थी। जानकार यह भी कहते हैं कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता को नकली सिद्ध करते हुए लेफ्ट ने स्टालिन के कहने अनुसार 1949 में भारत में क्रांति की साजिश रची थी। इसी तरह 1962 में जब भारत चीन से अपनी सीमा बचाने का युद्ध लड़ रहा था, भारत के कम्युनिस्ट और वामपंथी चीन के साथ खड़े थे। कम्युनिस्टों ने हमेशा ही भारत में बगावत का झंडा बुलंद किया है। कम्युनिस्ट आतंकवाद किसी भी तरह से इस्लामिक हिंसा से कम क्रूर नहीं है। भारत के पिछड़े राज्यों में नक्सलवाद और अलगाववाद की आग लगाने वाले कम्युनिस्ट ही हैं। वामपंथियों के दृष्टिकोण से हमेशा अमीर बनाम गरीब, बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक, उत्पीड़क बनाम उत्पीड़ित होता है। वामपंथियों का दृढ़ विश्वास है कि बहुसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं। इसी कम्युनिस्ट आधारित नीतियों की वजह से देश 40 वर्षों से भी ज्यादा गरीब रहा और उतना सफल वो नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। लियोनिद ब्रेजनेव ने 1947 से 2020 तक भारत के कम्युनिस्ट संविधान, कानूनों और सरकारों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कम्युनिस्ट विचारधारा का कुछ इस तरह से बखान किया कि सड़क पर मेरी रोल्स रॉयस को छोड़कर सभी कारों को जला दो। साम्यवाद का मतलब एक समय की कड़ी मेहनत और साझेदारी से बदलकर अब लूटपाट बन गया है। इंडी अलायंस के कॉमन चरित्र की बात करें तो दूसरी बात जो ध्यान में आती है वो है भ्रष्टाचार। इंडियन नेशनल कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, देश लुटता रहा, गरीब पिटता रहा और भारत पिसता रहा। नेहरू के समय जीप घोटाला से लेकर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के समय में हुए घोटाले लोगों को मुंह जुबानी याद है। एक बार अमित शाह ने संसद में कहा कि इनके घोटालों की संख्या और उसमें लुटी हुई रकम इतनी है कि 12 लाख करोड़ के बाद उन्होंने गिनना ही बंद कर दिया था। दूसरे घटक की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलते हुए वेस्ट बंगाल को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। रोज वैली घोटाला, शारदा घोटाला, अध्यापकों की भर्ती का घोटाला, गौ तस्करी घोटाला, कोयला घोटाला इनमें प्रमुख हैं। इन घोटालों में राज्य को 23,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है।
जानकार कहते हैं कि वास्तव में घोटालों की संख्या और रकम दोनों घोषित रकम से कई गुना है। अब बात करते हैं बिहार में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े प्रतीक लालू यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की। लालू यादव पर चारा घोटाला, जमीन घोटाला, मिट्टी घोटाला, बेनामी संपत्ति घोटाला, होटल टेंडर घोटाले के मुकदमे चल रहे हैं। वो लंबे समय जेल में भी रहकर आ चुके हैं। एक समय अत्यंत गरीब रहे लालू यादव बिहार राज्य में और बिहार के बाहर अकूत चल अचल संपत्ति के मालिक हैं। जिन महानुभाव का नाम इस लिस्ट में अगला है उसे लोग दबी जुबान में भारत का सबसे भ्रष्ट नेता भी कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरद पवार की। शरद पवार द्वारा किए गए घोटालों में गेहूं घोटाला, चीनी घोटाला, आईपीएल के मैच की फ्रेंचाइज का आरोप, जमीन घोटाला, प्याज घोटाला, महाराष्ट्र का ऑपरेटिव बैंक घोटाला शामिल है। यदि आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसके ज्यादातर मंत्री घोटालों के आरोप में जेल में बंद हैं। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को गिरफ्त में लेकर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। लोगों का कहना है कि यह घोटाला अरविंद केजरीवाल की सहमति के बगैर नहीं हो सकता था। खुद अरविंद केजरीवाल पर अपने सरकारी आवास पर करोड़ों लुटाने के आरोप लगे हैं। विज्ञापनों पर हर साल करोड़ों लुटाकर अरविंद केजरीवाल की सरकार को लगता है कि वो अपने ऊपर लगे आरोपों को विज्ञापनों की चकाचौंध में छिपा सकते हैं। भ्रष्टाचार के इस दलदल में वास्तव में इंडी अलायंस के सभी घटक और नेता एड़ी से चोटी तक डूबे हुए हैं। इनके और इनके घोटालों के बारे में लिखने लगेंगे तो पेपर और स्याही दोनों कम पड़ जाएंगे। इसलिए हम अगले बिंदु पर चर्चा जारी रखते हैं। इंडी अलायंस के घटकों का अगला कॉमन चरित्र है राष्ट्र विरोध। वामपंथियों के राष्ट्र विरोध की बात हम ऊपर कर ही चुके हैं। पीडीपी की मुफ्ती महबूबा का पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर है। आर्टिकल 370 के संदर्भ में उनका दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने भारत को अफगानिस्तान से सबक लेने को कहा, जहां तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और अमेरिका को भागने पर मजबूर कर दिया, उसकी आलोचना हुई थी। एक अन्य बयान में महबूबा ने कहा था कि उन्हें तिरंगा को पकड़ने में जब तक कोई रुचि नहीं है जब तक कि जम्मू कश्मीर को पुराना दर्जा वापस नहीं मिल जाता। पाकिस्तान को कश्मीर में एक पार्टी मनाने वाली महबूबा हमेशा पाकिस्तान से बात करने के पक्ष में रही हैं, भले ही पाकिस्तान निरंतर भारत विरोधी गतिविधियों को आग देता रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला अपने भारत विरोध में मुफ्ती महबूबा से एक कदम तब आगे निकल गए जब उन्होंने कहा कि चीन की मदद से आर्टिकल 370 को पुनर्जीवित किया जा सकता है। पाकिस्तान और चीन के साथ साथ कश्मीरी अलगाववादियों का साथ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कुछ अन्य नेताओं को बहुत भाता रहा है। कांग्रेस के युवराज भारत से बाहर जाकर भारत की आलोचना करने के लिए मशहूर हैं। सत्ता से दूरी ने इन नेताओं को देश विरोध पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारत में दलितों, अल्पसंख्यकों की स्थिति पर कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए भ्रामक और आधारहीन बयानों से विश्व में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कई बार की जा चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर खालिस्तानियों के समर्थन का आरोप अक्सर लगता रहता है। आरोप तो यह भी है कि विदेशों में आम आदमी पार्टी के नेता खालिस्तानियों के साथ मिलते हैं, उनसे फंड लेते हैं। पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी सरकार में आई है, अलगाववादियों का उपद्रव बढ़ने लगा है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और शरद पवार की नेशनल कांग्रेस पार्टी पर अक्सर कट्टरपंथियों का साथ और संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं। तमिलनाडु में डीएमके नेताओं और समर्थकों के बयानों से अक्सर अलगाववाद की बू आती है। एक और गुण इंडी अलायंस के घटकों में सामान्य है और वो है मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते सनातन परंपरा का विरोध। मुस्लिम तुष्टीकरण और जाति पाति के स्तंभ पर इंडी अलायंस की ज्यादातर पार्टियां खड़ी हैं। कांग्रेस का तुष्टीकरण और जाति पाति का कार्ड देश पिछले कई दशकों से देख रहा है और भुगत भी रहा है। राहुल गांधी ने जातीय गणना के नाम पर दोबारा से इस कार्ड को अपना प्रमुख हथियार बनाया है। यह कांग्रेस ही थी जिसके प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है।
बात यदि अखिलेश यादव और लालू यादव की करें तो उनकी रणनीति के केंद्र में हमेशा दो समुदाय यादव और मुस्लिम रहते हैं। मनमोहन सिंह कश्मीरी हिंदुओं की हत्या और भारतीय सेना के अधिकारियों की हत्या करने वाले आतंकवादियों से मिलते हैं। सोनिया गांधी को बाटला हत्याकांड पर रोना आता है, लेकिन वो भारतीय सेना की कार्रवाई का विरोध करती है। कांग्रेस का हिंदू विरोध पुराना रहा है। नेहरू का सोमनाथ मंदिर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से विवाद सभी को ज्ञात है। हिंदू कोड बिल से लेकर राम मंदिर तक सभी विषयों पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण ही किया है और अभी भी कर रही है। डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन और उनके पिता एमके स्टालिन और उनकी पार्टी का सनातन विरोध कोई आज का विषय नहीं है। सनातन को नष्ट करना डीएमके का पुराना सपना रहा है। इस इंडी अलायंस की एक और विशेषता है, वो है परिवारवाद। जी हाँ, यदि इसे राजनीतिक पुत्र पुत्रियों का अलायंस भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इंडी अलायंस में शामिल हैं सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी, शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले, करुणानिधि के पुत्र स्टालिन, लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव, अजीत सिंह के पुत्र जयंत सिंह, बाल ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे, मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री महबूबा सईद, फारूक अब्दुल्ला के पुत्र ओमर अब्दुल्ला, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी इत्यादि इत्यादि। दरअसल इंडिया अलायंस का इसके नाम इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है। यह तो वो अलायंस है जो संघर्ष कर रहा है सत्ता में नए युवराजों को, नई पीढ़ी को सत्ता में स्थापित करने के लिए। अपनी तीसरी मीटिंग में इंडी अलायंस ने यह निर्णय लिया था कि जितना संभव हो सके मिलकर काम करेंगे। यानी उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि उनके आपसी स्वार्थ और आपस में सत्ता के लिए चल रही खींचतान शायद ही उन्हें एक साथ काम करने दे, और यह अंदाजा सच होते हुए दिखाई भी दे रहा है। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव गुस्से में लाल पीले दिखे। उनका यह गुस्सा कांग्रेस को लेकर दिखा। उनका कहना था कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में घुसने देना नहीं चाहती, और इसका जवाब हम कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के चुनावों में देंगे। कुछ इस तरह की तनातनी पिछले महीने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तब दिखी थी जब कांग्रेस ने दिल्ली की 7 सीटों पर सीट बंटवारे के लिए मना कर दिया था। इससे नाराज होकर आम आदमी पार्टी ने मुंबई मीटिंग में भाग ही नहीं लिया था। यही नहीं, आम आदमी पार्टी तो अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखना चाहती है। अपनी कर्नाटक में जीत के बाद राहुल गांधी की कांग्रेस हवा में उड़ रही है। उन्होंने अलायंस तो बना लिया है, लेकिन अलायंस के किसी भी साथी के साथ सहयोगियों वाला बर्ताव नहीं किया जा रहा। असम में तृणमूल कांग्रेस ने जब 5 सीटों की मांग की तो कांग्रेस ने भी यह पूछने में बिल्कुल देर नहीं लगाई कि बंगाल में उसे तृणमूल कितनी सीटें देगी। इधर शरद पवार की एनसीपी के 2 फाट हो गए हैं। उद्धव ठाकरे असली शिवसेना खो चुके हैं। नीतीश का पता नहीं सत्ता में बने रहने के लिए वो अब कहां अपना ठौर ढूंढते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के 1 उम्मीदवार हैं, लेकिन 26 पार्टियों के इस इंडी अलायंस में लगभग सभी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। शरद पवार, स्टालिन, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार सभी प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में हैं। इतने अंतर विरोधों के बाद आम जनता के मन में न केवल इन नेताओं के साथ आने की मंशा पर प्रश्न उठने लगे हैं, बल्कि यह भी विश्वास होने लगा है कि यह काठ की हांडी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। सत्ता का लालच भले ही इन्हें लोकसभा के चुनावों तक साथ रख पाए, और यदि गलती से ये जीत भी जाते हैं तो जीतने के बाद इस बात की क्या गारंटी है कि भ्रष्टाचार की हांडी में पके ये नेता सत्ता लूट खसोट में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सवाल तो यह भी है कि विश्व जिस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहा है उसमें भारत का नेतृत्व सशक्त हाथों में होना जरूरी है, लेकिन बंदर बाट में लगे इंडी नेता क्या भारत को कठिन परिस्थितियों में सही दिशा दे पाएंगे? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। तो ये था बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा
हमें जरूर बताएं। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। वहीं इस तरह के और प्रोग्राम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन प्रोग्राम्स को आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से भी सीधे देख सकते हैं। जय हिंद। तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। अरे भाई छोड़ो अखिलेश बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने